चूँकि हमारा मामला उबैस साहब से है और उबैस साहब ही फाउंडर हैं बेसिकली अमन एकेडमी के, और मैं पहले बात को समझे, अमन फाउंडेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना अमन एकेडमी से है। जाहिर सी बात है, उबैस साहब ने पहले ही कहा था कि हम दोनों मिल करके चलाएंगे, आप भी वक्त दें, मैं भी रिटायर करके आऊँगा, और इसी इरादे और वादे के साथ हम उनके साथ जुड़े थे। ठीक है, और यही वजह है कि इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दिया। आज मेरा मामला करोड़ों का है था। तब उबैस साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई उसमें ज़मीन चाहिए, आप अपनी ज़मीन लिख दें, तभी एफिलिएशन मिल पाएगा। तब मैं 1 बीघा, वैसे ऑफिशियली वो 17 कट्ठा 4 दूर ज़मीन है, लेकिन पैमाइश में वो 1 बीघा ज़मीन है जो पीछे है स्कूल के। उस बेस पे इनको एफिलिएशन मिला। मैं गया तो रजिस्ट्री भी कर दिया। उस ज़माने में भी मेरा 40,000 रुपया तकरीबन लगा था अपनी ही ज़मीन को अपने स्कूल में करने में। मेरा खुद लाखों रुपया लगा है। उसके अलावा वो सारी टीम एग्जीक्यूशन में, मेहनत में किसी का कोई रोल नहीं है। वो तो मेरा ही अकेले का खड़ा किया हुआ है, हॉस्टल से लेकर बिल्डिंग तक, मेन बिल्डिंग तक जहाँ से शुरू है। ये तकरीबन कमोबेश बस्ती और इलाका भी जानता है। और उसमें भी यही बात थी कि कम पैसे में, मामूली पैसे में बेहतर तालीम देना, हर घर तक तालीम के लिए पहुँचना, इसी मकसद से हम जुड़े ही थे और बहुत सारे लोग जुड़े थे। 5 साल शुरू के ठीक ठाक चला, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। और जाहिर सी बात है उस वक्त मेरे हाथ में था वो, उबैस साहब भी थे, चूँकि कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कंटिन्यू मेरा आना जाना था, पूरी टीम यहाँ पे हम रखे हुए थे। तो 5 साल के बाद इनके बच्चे जब आए तो फिर इनके दोस्त हैं एक, उसको बुला लिया इन्होंने। 4 साल जो है वो हम उसको वॉच किए तो लगा कि प्योर बिजनेस की तरफ ये जा रहा है। पिछले 5 साल से हमारी लड़ाई चल रही है इनके साथ। ये लड़ाई नज़रिए की है, सोच की है, कोई हिंसक नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन चूंकि मैं दिल्ली में रह रहा था, बहुत सारी शिकायतें आने लगी, तब हम इसमें इन्वॉल्व हुए। अगर शिकायतें नहीं आती तो हम इन्वॉल्व भी नहीं होते। लेकिन किस मकसद के तहत खोला गया था, वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। और ये मकसद ही था शुरू से ही कि हम कमज़ोर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलें और हर घर तक हम शिक्षा दें, तालीम दें। ये मेरा मकसद था। ऐसा कीजिए, जब आपने क्लियर कर दिया है कि बिज़नेस ही करेंगे और पैसा ही उससे बनाएंगे, तो मेरा जितना लगा है उसका प्रॉफिट तो हमें भी चाहिए। फिर उस प्रॉफिट को आप सीट में कन्वर्ट कर दें, और उसमें सीट में कन्वर्ट करने के बाद 5 आदमी की कमेटी बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे, हम उसको मॉनिटर करेंगे वक्तन फ़वक्तन, वो डिसाइड करेंगे। तो दोनों तबके के बच्चे पढ़ लेंगे। जिनके पास पैसा है वो आपके कोट उसमें पढ़ लेगा, और जिनके पास पैसा नहीं है वो हमारे कोटे से पढ़ लेगा। हमें तो कुछ चाहिए नहीं। आवाम ने अपना एक ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें अनाउंस किया आवाम ने कि भाई दोनों आदमी आए, वहाँ पे अपनी अपनी बात रखे। मैं गया, अपनी बात रखा, वो नहीं आए, ठीक है ना। अब उसके बाद उसी बौखलाहट में उन्होंने केस हम पे किया, FIR कर दिया, फिरौती एक्सटॉर्शन का, 50,000 रुपया मांगने का। ये साबित अगर हो जाता है तो आवाम भी जो चाहे हमें सज़ा दे दे। जिस आदमी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा डोनर है, आपसे सवाल अगर पूछा गया तो आपने उसको इस तरह से कर दिया। अब यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वसीम ने किया था। वसीम ने जो किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं उस सवाल का मैं एक एक करके मैं जवाब दे देता हूँ। वसीम बेसिकली उबैस साहब का लड़का है और वो वजूद में ही नहीं थे। वसीम, हमारा कोई मामला भी नहीं है उनसे। दरभंगा जिले के सदर प्रखंड के लोआम गांव स्थित अमन एकेडमी लोआम में स्वामित्व को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मंगलवार को लोआम निवासी इंजीनियर शब्बीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी बात सामने रखते हुए बताया कि लगभग 10 वर्ष पहले उन्होंने गांव के ही मोहम्मद उवैस साहब के साथ मिलकर गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा देने के उद्देश्य से इस एकेडमी की नींव रखी थी। शब्बीर अहमद का दावा है कि उन्होंने एकेडमी को CBSE से मान्यता दिलाने के लिए मोहम्मद उवैस के आग्रह पर अपनी करीब 17 कट्ठा ज़मीन दान स्वरूप रजिस्ट्री की थी और लाखों रुपये खर्च कर एकेडमी की इमारत का निर्माण भी करवाया था। उनका कहना था कि उन्हें मोहम्मद उवैस साहब पर अटूट विश्वास था, इसलिए उन्होंने उनके साथ कोई लिखित दस्तावेज नहीं बनाया और सब कुछ एक भरोसे पर किया। उन्होंने कहा कि इस एकेडमी के शुरुआती वर्षों में सब कुछ सही चल रहा था
लेकिन बाद में मोहम्मद ओवैस के पुत्र मोहम्मद वसीम के एकेडमी में शामिल होने के बाद संस्था ने व्यावसायिक रूप ले लिया। शब्बीर अहमद का आरोप है कि अब गरीब बच्चों को शिक्षा देने के बजाय एकेडमी में भारी फीस वसूली जा रही है और स्कूल ड्रेस सहित किताबों पर भी अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है। जब उन्होंने इस बदलाव पर आपत्ति जताई तो उन्हें अपना निवेश लेकर एकेडमी से अलग होने का सुझाव दिया गया। उनका कहना है कि उन्होंने अपने निवेश का लाभ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा के रूप में देने की शर्त रखी थी, जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए गांव के लोगों द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शब्बीर ने अपनी बात रखी, लेकिन मोहम्मद ओवैस या उनके प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। शब्बीर अहमद ने दावा किया कि इस मुद्दे पर दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ मोहम्मद ओवैस के पुत्र मोहम्मद वसीम ने झूठा रंगदारी का केस दर्ज करवाया है। वहीं गांव के कुछ अन्य लोगों ने भी शब्बीर अहमद के दावों का समर्थन किया है और यह आरोप लगाया है कि मोहम्मद ओवैस ने इस विवाद को हल करने की जगह शब्बीर अहमद पर दबाव बनाने का रास्ता चुना है। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए किसी भी दावे की पुष्टि यह चैनल नहीं करता है। सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम तर मुख्य बातें कि क्या कुछ शब्बीर अहमद ने दावा किया है या फिर क्या उनके आरोप हैं। मैं शब्बीर अहमद हूँ और लवाम से मेरा ताल्लुक़ है और अमन एकेडमी जो कायम किया गया है वो मैं और ओवैस साहब मिल करके कायम किया हूँ। जाहिर सी बात है, जो अभी हालात चल रहे हैं, जो वाक़यात है, उसमें मैं अपनी पूरी बात रखना चाह रहा हूँ और किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाया है वो वाज़ा कर दूँ। पहले मैं शुरुआत से ये बहुत ब्रीफली मैं बताता हूँ कि हम लोग जुड़े, अमन एकेडमी कायम किया और 2010 से पहला बैच स्टार्ट हुआ। पहले बैच का भी जो टीचर्स का इंटरव्यू है वो मुस्लिम स्कूल में हमने सबको अप्लाई करवाया था। वहाँ मैं सिर्फ प्रिंसिपल का ही उसमें सिलेक्शन था। वहाँ सारे बैच का मैंने उस बैच का इंटरव्यू लिया जहाँ 2010 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद चलता रहा, हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। फिर CBSE की नई बिल्डिंग बनी जो कि उस नॉर्म्स के हिसाब से, CBSE नॉर्म्स के हिसाब से वो बिल्डिंग बनाया हमने। पूरी टीम हमने दिल्ली से भेजा हुआ था, मैं खुद सिविल इंजीनियर था और उस नॉर्म्स के हिसाब से CBSE की पूरी बिल्डिंग बनी। और उसमें फिर ये हुआ कि ज़मीन कम पड़ रहा है जिसकी वजह से एफिलिएशन चाहिए था। तब ओवैस साहब ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई उसमें ज़मीन चाहिए, आप अपनी ज़मीन लिख दें तभी एफिलिएशन मिल पाएगा। तब मैं 1 बीघा, वैसे ऑफिशियली वो 17 कट्ठा 4 दूर ज़मीन है, लेकिन पैमाइश में वो 1 बीघा ज़मीन है जो पीछे है स्कूल के। उस बेस पे इनको एफिलिएशन मिला। मैं गया तो रजिस्ट्री भी कर दिया। उस ज़माने में भी मेरा 40,000 रुपया तकरीबन लगा था अपनी ही ज़मीन को अपने स्कूल में करने में। मेरा खुद लाखों रुपया लगा है। उसके अलावा वो सारी टीम एग्जीक्यूशन में, मेहनत में किसी का कोई रोल नहीं है। वो तो मेरा ही अकेले का खड़ा किया हुआ है, हॉस्टल से लेकर बिल्डिंग तक, मेन बिल्डिंग तक जहाँ से शुरू है। ये तकरीबन कमोबेश बस्ती और इलाका भी जानता है। 5 साल शुरू के ठीक ठाक चला, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। और जाहिर सी बात है उस वक्त मेरे हाथ में था वो, ओवैस साहब भी थे, चूँकि कंस्ट्रक्शन हो रहा था, कंटिन्यू मेरा आना जाना था, पूरी टीम यहाँ पे हम रखे हुए थे। 5 साल के बाद उन्होंने कहा था कि भाई मेरे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वो आ जाएं और मेरा भी बोझ कम होगा, चूँकि दिल्ली से बार बार आना जाना हो रहा था। तो 5 साल के बाद इनके बच्चे जब आए तो फिर इनके दोस्त हैं एक, उसको बुला लिया इन्होंने। 4 साल जो है वो हम उसको वॉच किए तो लगा कि प्योर बिजनेस की तरफ ये जा रहा है। तो 5, 4, 9 साल हो गया। पिछले 5 साल से हमारी लड़ाई चल रही है इनके साथ। ये लड़ाई नज़रिए की है, सोच की है, कोई हिंसक नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन चूँकि मैं दिल्ली में रह रहा था, बहुत सारी शिकायतें आने लगी, तब हम इसमें इन्वॉल्व हुए। अगर शिकायतें नहीं आती तो हम इन्वॉल्व भी नहीं होते। लेकिन किस मकसद के तहत खोला गया था वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा था। ओवैस साहब खुद सऊदी अरब में भी मीटिंग किए हैं अपने गांव इलाके वालों के साथ, बॉम्बे में भी इन्होंने मीटिंग किया और उसमें भी यही बात थी कि कम पैसे में, मामूली पैसे में बेहतर तालीम देना, हर घर तक तालीम के लिए पहुंचना, इसी मकसद से हम जुड़े ही थे। और बहुत सारे लोग जुड़े थे, जाहिर सी बात है। जो मेन है उसमें हम जुड़े थे, फिज़िकली, फाइनेंशियली, मॉनिटरली, ये सारी चीज़ें हमारा ही है उसमें, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे लोग उसमें हैं, यानी कि जो
चंदा दिए हैं, अभी भी चंदा आ रहा है कौम के नाम पे, समाज के नाम पे, वो सारा आ रहा है। अब इसमें जब अभी रमज़ान का वाक़या है कि मार्च में हम गए थे तो वही नए सेशन को लेकर के स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, कि ऐसी ऐसी बातें हैं क्यों आप कर रहे हैं। तो इन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि हम फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, यतीम खाना नहीं खोला है, और ठीक है, बल्कि एक तरह से इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये बिज़नेस है, पैसा चाहिए ही चाहिए। देखिए, स्कूल चलाने के लिए पैसा चाहिए, यकीनन बगैर पैसे के कोई भी नहीं चला सकता। हमने भी पैसा वहाँ से भेजा है स्कूल चलाने के लिए, बाकी चीज़ में भी दिया गया है, लेकिन हमें इतना ही पैसा चाहिए जिससे बहुत अच्छे से मेंटेन हो सके, रन कर सके। हमें जाहिर सी बात है उस स्कूल से हम रेवेन्यू बनाएंगे, दूसरा स्कूल खोलेंगे तो फिर वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे जिनको हम पढ़ाना चाहते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो कहीं भी पढ़ा लेगा, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं वो कहाँ से पढ़ाएगा। मकसद तो यही था ना खोलने का। तकरीबन 1400 बच्चे थे, आज की डेट में 750 बच्चे हैं इनके पास। हर साल 50-60 बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं ड्यू टू दैट रीज़न। चूँकि देखिए, सिर्फ फीस नहीं है, फ़ीस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ली जाती है। जब गार्जियन परेशान हो जाता है तो छोड़ दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें हैं, तो बहरहाल फिर वहाँ ये हुआ, यानी वहाँ पे बात हुई, सारी चीज़ हुई, लेकिन उसमें कोई तवज्जो इन्होंने नहीं दिया। फिर इनको कहलवाया गया कि भाई बैठ करके हम लोग बात करें, इसके सिस्टम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को वो सारा ठीक किया जाए, जो मकसद है वो मकसद कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन बहरहाल नहीं हुए, तो फिर कुछ बीच में ज़िम्मेदार लोग पड़े उस बीच में। पहले तो इन लोगों ने, इनके साहबजादे ने कह दिया कि नहीं, उनका कुछ नहीं है, और वो तो एज ए कंसल्टेंट काम किए थे, देखना होगा ज़मीन वगैरह दिया है तो पैसा लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन जब मीटिंग हुई उनके घर पे तो 18-20 आदमी के साथ पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में मैंने कहा कि देखिए, पेपर की जहाँ तक बात है तो फेथ पे सारा काम होता है। आज भी फेथ पे बहुत बड़ा बड़ा कारोबार होता है, और वो तो मेरा कारोबार था ही नहीं। एक समाज के लिए, कौम के लिए काम करना था, जो बिना मुफाद के हम उनके साथ जुड़े, और वो भी सिर्फ पैसे से नहीं जुड़े, माने फिज़िकली भी, फाइनेंशियली भी और मॉनिटरली भी। तब वो एक्सेप्ट वहाँ पर किए जब हमने वहाँ पे मीटिंग रखा। 18-20 आदमी, गांव के मुअज़्ज़िज़ लोग थे, सब लोग थे। और मैंने कहा था कि देखिए, मेरे पास 2 ही प्रूफ है। एक तो ये है कि मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स है जो समाज में आपकी गिरफ्त होगी, और दूसरा आप खुद सबूत है। अगर आप कुरान शरीफ पे हाथ रख करके कसम खा लें कि जो मेरा दावा है, जो मैंने दिया है या जो मैंने किया है, अगर वो गलत है तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांग के उड़ जाऊंगा। मैं कभी नहीं मुड़ के देखूंगा अमन एकेडमी को। जो मैंने दिया है, किया है, वो सब मैं छोड़ दूंगा। लेकिन बहरहाल उनका ज़मीर शायद इस बात का इजाज़त नहीं दिया, और वो सारी चीज़ हमारा एक्सेप्ट किए कि नहीं, इनका पैसा भी लगा है लाखों में, और इनकी मेहनत भी पूरी है, इनकी ज़मीन भी है, ठीक है। 2 कट्ठे में थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ है, जो मेन एंट्री का है उन्होंने उसमें कन्फ्यूज़न किया है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं ठीक है, आपने दिया है पैसा या दिया होगा, लेकिन ज़मीन की बात हमने किया है। हमने कहा हाँ, ज़मीन की बात तो आप ही किया था, लेकिन पैसा हमने दिया है। बल्कि उसमें उनको ना डेट याद था ना रेट याद था, वो सब हमने बताया है उनको कि ये डेट है और ये रेट है। बहरहाल तो वो भी है, वो भी अभी है नहीं क्लियर। वो आज भी कुरान शरीफ पे हाथ रख करके उस 2 कट्ठे के लिए अगर वो कसम खा करके बोल देंगे तो मैंने बोला हुआ है, मैं उसको छोड़ दूंगा, भूल जाऊंगा। बाकी मेरा पैसा, ज़मीन, ये सब सारी बातें हैं। तब उन्होंने कहा कि देखिए, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको मैनेजमेंट में और ट्रस्ट में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? जो इतना बड़ा डोनर है, इतना बड़ा स्टेक होल्डर है, उसको क्यों नहीं रख सकते हैं? तो नहीं, आपकी सोच और हमारी सोच अलग अलग है, ठीक है ना। आप जैसे पढ़ाना चाहते हैं वैसे हम नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो बेहतर है आप एग्ज़िट प्लान लें। एग्ज़िट प्लान का मतलब है आपने जितना किया है स्कूल के लिए या जो दिया है, आप सारे का हिसाब जोड़ करके आप ले लें और हट जाए, अलग हो जाए, ठीक है। ये उनका था मामला। तब हमने कहा कि भाई पिछले 14 साल से हमने तो 1 रुपया भी नहीं लिया और ना दिया था लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है आज भी मेरा यही स्टैंड है। जो हमने समाज के लिए समर्पण कर दिया है, जो वक्फ कर दिया है, उसका फ़ायदा समाज को हो। मेरे लिए तो पहले भी हराम था, मेरे और मेरे बच्चों को उसका प्रॉफिट आज भी हराम है और कल भी रहेगा। तो ठीक है, जब अगर आप नहीं तैयार होते हैं तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए, जब आपने क्लियर कर दिया है कि बिज़नेस ही करेंगे और पैसा ही उससे बनाएंगे, तो मेरा जितना लगा है उसका प्रॉफिट तो हमें भी चाहिए। फिर उस प्रॉफिट को आप सीट में कन्वर्ट कर दें,
और उसमें सीट में कन्वर्ट करने के बाद 5 आदमी की कमेटी बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे, हम उसको मॉनिटर करेंगे वक्तन फ़वक्तन, वो डिसाइड करेंगे। तो दोनों तबके के बच्चे पढ़ लेंगे, जिनके पास पैसा है वो आपके उसमें पढ़ लेगा, और जिनके पास पैसा नहीं है वो हमारे कोटे से पढ़ लेगा, हमें तो कुछ चाहिए नहीं। अब चूंकि जब बिजनेस आपने किया है और उससे पैसा आप बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो हमको चाहिए ना। तो उससे वो हमारे कोटे से सारे बच्चे फ्री पढ़ेंगे, और ये मकसद ही था शुरू से ही कि हम कमज़ोर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलें और हर घर तक हम शिक्षा दें, तालीम दें, ये मेरा मकसद था। अब जाहिर सी बात है फिर दूसरी बार में भी यही बात हुआ, 2 मीटिंग उनके साथ हुई, फाइनली फिर सीट पे बात आई, फिर सीट पे भी कुछ 10-20 की बात आई, फिर 30 तक की बात आई, ठीक है। अब फिर बाद में मना कर दिया उन्होंने कि नहीं हम एग्ज़िट ही प्लान चाहेंगे, वो आप एग्ज़िट प्लान ले लें। लेकिन बाद में फिर एक केस हुआ, FIR, जब अवामी मीटिंग हुई, लोगों ने, अवाम ने मीटिंग किया, हम पे दबाव था कि भाई आप लोग क्यों नहीं करते हैं, आपस में बैठते हैं, हमारी तरफ से तो कुछ था नहीं। अवाम ने अपना एक ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें अनाउंस किया अवाम ने कि भाई दोनों आदमी आए, वहाँ पे अपनी अपनी बात रखे। मैं गया, अपनी बात रखा, वो नहीं आए, ठीक है ना। अब उसके बाद उसी बौखलाहट में उन्होंने केस हम पे किया, FIR कर दिया, फिरौती एक्सटॉर्शन का, 50,000 रुपये मांगने का। ये साबित अगर हो जाता है तो अवाम भी जो चाहे हमें सज़ा दे दे। भाई आज तक तो हम, या कोई भी पूरी ज़िंदगी में किसी को अब बता दे कि मैंने किसी को एक थप्पड़ मारा हो, या हम पे कोई एक केस हो, FIR, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, ये पहला वाक़या है कि इन्होंने हम पे केस किया है एक्सटॉर्शन का। अब वो इस हद तक गिर गए हैं कि आप सोच लें कि क्या होगा। जिस आदमी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा डोनर है, आपसे सवाल अगर पूछा गया तो आपने उसको इस तरह से कर दिया। ये हमारी पूरी चीज़ें हैं। अब यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वसीम ने किया था, वसीम ने जो किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं उस सवाल का मैं एक एक करके मैं जवाब दे देता हूँ। वसीम बेसिकली उबैस साहब का लड़का है, और वो वजूद में ही नहीं थे। वसीम, हमारा कोई मामला भी नहीं है उनसे, चूँकि हमारा मामला उबैस साहब से है, और उबैस साहब ही फाउंडर हैं बेसिकली अमन एकेडमी के। और मैं, पहले बात को समझे, अमन फाउंडेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना अमन एकेडमी से है। ये बात मैंने मीटिंग में भी कहा था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अमन फाउंडेशन पहले बन गया। तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई भी बना सकता है। 2009 में उन्होंने बनाया, 2010 में जब स्कूल स्टार्ट हुआ तो या तो अमन फाउंडेशन को रीडिज़ाइन करना था या दूसरा फाउंडेशन बना करके अमन एकेडमी को डालना था, तरीका तो यही था। उसके बाद वो तो 5-6 साल के बाद जब पूरा स्ट्रक्चर बन गया, तब वसीम की उनके बेटे की एंट्री हुई उबैस साहब के थ्रू कि भाई अब वो इंटरेस्ट ले रहा है। जाहिर सी बात है, उबैस साहब ने पहले ही कहा था कि हम दोनों मिल करके चलाएंगे, आप भी वक्त दें, मैं भी रिटायर करके आऊँगा, और इसी इरादे और वादे के साथ हम उनके साथ जुड़े थे, ठीक है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दिया। आज मेरा मामला करोड़ों का है। वसीम की जहाँ तक सवाल है, तो वसीम तो यहाँ रहते नहीं है, वो तो नहीं, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वसीम कंटिन्यू दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा आपके बच्चे भी अपना फ्यूचर देख रहे हैं, मेरा बच्चा भी फ्यूचर देख रहा है। वसीम कुछ नहीं कर सका अपनी ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर सका, चूँकि मेरे सामने है, ग्रेजुएशन के बाद 16-17 साल तक ख़राब किया, कुछ नहीं कर सका। तो एक बनना बनाया चीज़ था, उसको आगे ले गया। लेकिन वेरी फर्स्ट डे जब 2009 में अमन फाउंडेशन बना, तो वो सेटलर भी है, लाइफ टाइम चेयरमैन भी है, और सारे घर के लोग ट्रस्टी हैं। अब उस ट्रस्ट में अगर आपने जोड़ा है तो चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। 7 ट्रस्टी हैं, 4 उनके घर के हैं, उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनका भाई, एक रिलेटिव, और 3 ट्रस्टी जो है वो अलग अलग स्टेट के, एक बंगाल के हैं, एक महाराष्ट्र के हैं, एक यूपी के हैं। अब आप ये बताइए कि आप ऑनेस्ट हैं, तो उसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? उस ट्रस्ट को कोई तो होगा ना जो चेक एंड बैलेंस करेगा। जब सारा घर में आपने रख दिया है तो चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? उसमें नज़र कौन बनाएगा, कौन रखेगा? और यही नज़रिए का फ़र्क है। थोड़ी देर के लिए चलिए मान लिया, हालांकि शुरुआत में गलती उबैस साहब खुद किया है कि अमन फाउंडेशन उन्होंने 2009 में बनाया, तो बाद में जब अमन एकेडमी स्टार्ट हुआ तो उसको दूसरे फाउंडेशन बना करके उसमें जोड़ना था या उसको रीडिज़ाइन करना था। शुरुआत उन्होंने किया है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो गलतियाँ 5 साल तक तो थे ही नहीं वो, इस बीच में उनका लड़का, अब उनका लड़का आ करके वो सारा कब्ज़ा उस पर जमाया,
ठीक है, उसको अपने बिजनेस मॉडल पे ले गया, सारी चीज़ ले गया। फिर अपने दोस्त को वो बुलाया वहाँ से, सलमान को, उसको प्रिंसिपल बनाया। हालांकि एलिजिबल नहीं है, वो ऑफिशियली प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली वो है, ठीक है ना। तो ये सारा मामला है। और जहाँ तक वसीम की बात है, तो जो भी वहाँ पे डोनेशन दिया है वो सिर्फ उबैस साहब के कहने पे, उनके चेहरे पे दिया है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा है, मेरे चेहरे पे, जो हमारे अपने लोग हैं, रिश्तेदार सब हैं, उनके चेहरे पे हुआ है। वसीम के चेहरे पे तो है ही नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी सारी चीज़ बता रहे हैं कि मैं चेयरमैन हूँ, मैं ही बात करूँगा। मैं उनसे बात इसलिए भी नहीं करना चाहता हूँ और न करूँगा कि मेरे मामला उससे है ही नहीं। अगर आज मैं नहीं होता तो अमन एकेडमी वजूद में नहीं होता, ये आप समझ लें। चूँकि फिज़िकली और फाइनेंशियली बहुत कम लोग हैं, एक धुर तो कोई ज़मीन नहीं देता है। बीघा के हिसाब से मैंने ज़मीन दिया, लाखों रुपया मेरा खर्च हुआ, मेरी मेहनत, एग्जीक्यूशन आप देख लें। 4 साल 5 साल तक मैं इतना बिजी रहा उसमें, जबकि मेरा अपना भी काम था। अब इस मुकाम तक पहुंच गया है। इवन ये इस हद तक गिर गए हैं कि मेरा बेटा खुद आया हुआ था, वो भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि अंकल ऐसा बोल सकते हैं। किसी दिन मिलेंगे तो बहुत रेस्पेक्टफुली हम पूछेंगे। और इत्तेफाक से मुलाकात हो गई मेरे बेटे की, वो गया, मुलाकात हो गया और मेरे बेटे ने सलाम कलाम किया और बहुत रेस्पेक्टफुल्ली, अच्छा कैसे हैं, क्या है। मेरे बेटे ने सवाल किया उनसे कि अंकल आपने जो एक्सटॉर्शन का किया है, क्या आपका कंसेस कह रहा है, आपका दिल कह रहा है कि जिस आदमी ने इतनी कुर्बानी दी हो, आप उस पर इतना बड़ा केस किए हुए हैं, क्या आपका दिल कह रहा है। और मैंने अपने वालिद को देखा है बहुत नज़दीक से कुर्बानी देते हुए। तो अच्छा आओ ना, चलो ना, बात करते हैं, चलते हैं। और वो चलते चलते ले गए। उस बीच में 6-7 बार सवाल किया। अब बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत इत्मीनान से बात होती रही। जब वहाँ पे अपने करीब पहुँचे, घर के करीब, मतलब घर में नहीं, घर के करीब पहुँचे, अपने 3-4 सपोर्टर को उन्होंने देखा तो उनका टोन बदल गया कि नहीं, मैं नहीं बताता, जाओ पूछना है तो अपने बाप से जाकर के पूछो। हाँ, रंगदारी मांगा, हाँ ज़मीन बेचा। जाहिर सी बात है वो भी थोड़ा लाउड हुआ, वरना कोई हिंसा उनसा की बात नहीं है, वो भी थोड़ा लाउड हुआ कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, इस तरह का। मैंने अपने वालिद को देखा है, ये सारी बातें हुई। और वो अंदर चले गए और मॉब के हवाले वो करके चले गए। वो मॉब लिंचिंग हो सकती थी उस लड़के की। वो आके गाड़ी में बैठा, चारों तरफ से उसकी गाड़ी को घेर लिया गया। 2-4 आदमी को पता चल गया, चूँकि वो लड़का तो यहाँ रहता नहीं है, लोग जानते नहीं हैं। कुछ लोग पहचान गए कि मेरी गाड़ी को, कि इंजीनियर साहब की गाड़ी है। बहरहाल लोगों ने बचाया उसको, किसी भी तरह वहाँ से निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को कुछ नहीं हुआ। कुछ बदतमीजियाँ हुई, गाली गुफ्ता हुआ, चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया गया, उस पर लात जूता गाड़ी पे गाली गुफ्ता किया गया। ये तो बात की है अभी 1-2 महीने पहले, ये डेट सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं उनकी जगह पे रहता, कहाँ पे हुई थी? हाँ, मदरसा के पास, अगर मैं उनकी जगह पे रहता तो उस बच्चे को कोई भी मेरा आदमी होता, मैं टच नहीं करने देता, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। वो मेरा भी बच्चा था। सपोज किया कि उनका बच्चा होता और उबैस साहब की जगह पे मैं होता, तो कभी ऐसा नहीं होने देते। ठीक है, हमारी लड़ाई उबैस साहब से है, नज़रिए की हो या सोच की हो, यही है, कोई हिंसक लड़ाई तो है नहीं, ठीक है ना। लेकिन उस बच्चे को टच नहीं होने देते। मैं अपने आदमी उससे कहता कि कोई कुछ नहीं उसको बोल सकता है, वो मेरा भी बच्चा है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मौत के हवाले करके। वो तो शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं उस बच्चों के साथ। अब इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद हमें ये सिला मिला। अब सोच सकते हैं कि आगे समाज में कोई करने वाला भी होगा तो कैसे करेगा। हाँ, लेकिन उनके लिए नसीहत ज़रूर है कि पेपर वर्क कर ले, चूँकि अब यकीन का ज़माना नहीं रहा। ये हमें एहसास हुआ और ये मुझे इस बात का बहुत तकलीफ़ हुआ। लेकिन फिर वही बात है, अब मेरी ये सोच है कि जिस मकसद के तहत हम जुड़े थे वो मकसद पूरा होना चाहिए। देखिए, मेरा अपना कोई उसमें बेनिफिट नहीं है और न मेरी अब लड़ाई भी है। ये लड़ाई बेसिकली सोच की हो या नज़रिए की हो, ये अमन एकेडमी, उबैस साहब, वसीम की लड़ाई आवाम से है, समाज से है। चूँकि ये समाज के लिए वक्फ है, उन्हीं के लिए समर्पण है। हम चाहते हैं कि इतनी आसान फ़ीस हो जिससे हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके। हमें पैसे भी चाहिए स्कूल चलाने के लिए, लेकिन उसका एक सिस्टम है। इतना पैसा चाहिए जिससे बहुत अच्छे से मेंटेन हो सके। अब हमारी लड़ाई कैसे है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आज की डेट में 5th क्लास की बुक जो है वो 5,000 की मिल रही है। हमें 60% डिस्काउंट मिलता है, 60 से 70% डिस्काउंट मिलता है अलग अलग पब्लिशर से। 2,000 की बुक वो हमें मिलती है। हमने सब पब्लिशर से बात किया। मेरा ये कहना है कि आप 2,500 रुपया ले लीजिए। 2,500 रुपया तो गार्जियन को छोड़िए,
यूनिफॉर्म का मिलता है। हम अपने वक्त में बुक नहीं चेंज होने दी 5 साल तक। फीस भी एक लिमिट से बढ़ता रहा, बहुत स्लाइटली बढ़ता रहा। यूनिफॉर्म का जो कमीशन है वो मैंने ही जाके पहली बार बात किया था। उसने कहा कि नहीं, अगर आप नहीं दीजिएगा, स्कूल नहीं लेगा तो हम नहीं देंगे गार्जियन को। फिर स्कूल पे हमने आके कहा कि उसका फ़ायदा गार्जियन को दे दीजिए आप लोग, ठीक है। यूनिफॉर्म का मामला है, किताब का मामला है, अलग अलग नाम से, कभी स्पोर्ट्स के नाम पे, कभी टूर के नाम पे, उसके बाद डेवलपमेंट के नाम पे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन अब देखिए कि कितना पैसा लगता है। रिन्यूअल हर साल होता है तो भी 2300-2400 रुपया, एट द टाइम ऑफ एडमिशन 5000 रुपया। इस तरह से वो आदमी फंसता चला जाता है, ठीक है। गार्जियन लास्ट में आकर के परेशान होकर 1 साल के बाद छुड़वा देता है, जिसकी पेइंग कैपेसिटी कम है, कैसे के पढ़ाएगा। यही वजह है कि हर साल 60-70 बच्चे छोड़ रहे हैं। अब वो आ गए हैं 700-750 बच्चे पे, उसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। आप कह रहे हैं कि अमन फाउंडेशन या अमन एकेडमी के पीछे आपने इतना सारा डोनेट किया, इतना सारा पैसा, ज़मीन, वक्त सब दिया, लेकिन आपके ऊपर तो सामने वाला जो आपका विपक्षी है वो ये आरोप लगा रहा है कि आप एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे हैं। बिल्कुल। आपके किसी भी तरह के डोनेशन या फिर जो भी आपने किया है, जो जिसका आप दावा कर रहे हैं, उसका तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है। वो दावा गलत कर रहे हैं, चूँकि देखिए 2 मीटिंग उनके घर में हुई है। ये रेफरेंस दे रहे हैं कि 3 मार्च को हम स्कूल पे गए थे और उस टाइम में रंगदारी मांगा, मारने की धमकी दी। 6 जून को मेरे पास है लिखा हुआ, यानी ये मार्च में हमने किया। फिर जून में वो अपने घर में बुला करके कैसे मेरे साथ मीटिंग किए और उस मीटिंग में सारी चीज़ कैसे एक्सेप्ट किए, हमारी ज़मीन, हमारा मेहनत, हमारा पैसा। क्या इस बात का कोई सबूत, गवाह आपके पास है? हाँ, 1 सेकेंड। उसमें 18 से 20 आदमी थे। हमारे फेसबुक पे एक चीज़ हमने क्लियर किया हुआ है और वो सारे आदमी गांव के ही थे। और सेकेंड मीटिंग में तो कुद्दूस साहब भी थे, एक एहतजाम भी है। चूँकि अलग अलग जगह से लोग हैं ना, तो जाहिर सी बात है अलग अलग जगह का मतलब है कि लोग बाहर रहते हैं, मेरे ही गाँव के लोग, ठीक है। वो चले गए, तो वो 18-20 आदमी, वो सबका मैंने नाम लिया है बाज़ाब्ता। और उस मीटिंग की ये इसमें रिकॉर्डिंग भी है, दूसरे मीटिंग की, आप लोग सुन लें। इसमें सारी चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट किया है और बहुत क्लियर वॉइस है। उबैद साहब की, मेरी, वसीम उनके लड़के की, बीच में जो दरमियान में हैं लोग, उनकी ये सारी रिकॉर्डिंग्स इसमें हैं। और ये रिकॉर्डिंग्स हमने दिया भी है, ग्रुप में भी दिया है और मेरे पास भी है, आप सुन सकते हैं चाहें तो। आपने जो ज़मीन दिया अमन एकेडमी को, जो आपकी ज़मीन जिसके बारे में आप कह रहे हैं, वो किस शक्ल में दिया आप? वो तो कह रहे हैं कि आपने बेचा है, हाँ, उसके बदले आपने पैसा लिया। हाँ बिल्कुल, हाँ वो तो खैर ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पहले उन्होंने कहा था, बाद में चेंज हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी इसमें जिक्र है, इस रिकॉर्डिंग में उसका भी जिक्र है। वो ये जिक्र है, जब बात आई तो उन्होंने कहा कि पता नहीं ये कैसे उस टाइम में सेल डीड हो गया, ये भी इत्तफाक है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहरहाल चले, ज़मीन उनकी है, रजिस्ट्री का भी पैसा उन्होंने दिया है, ये सारी चीज़ें उसमें एक्सेप्ट इन्होंने किया हुआ है, ये रिकॉर्डिंग है। लेकिन वो भी ज़मीन कहे नहीं, जब ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो हर चीज़ आपकी अच्छी लगती है, जब ख़राब होते हैं तो आदमी मिलाता है एक दूसरे को। उस वक्त में ये ज़मीन भी साजिश के तहत लिखवाई गई है। वो कैसे? तो उबैद साहब ने कहा था कि आप भी बाहर रहते हैं, मैं भी बाहर रहता हूं, तो वो ज़मीन वहाँ पे तोफ़ैल हैं अभी, उनके नाम कर दीजिए, बाद में उसको एडजस्ट करेंगे कि कहाँ पे उसको एडजस्ट करना है, फाउंडेशन में लिखना है या जो भी है, तो आसानी होगी। जब मैं यहाँ पे आया रजिस्ट्री के लिए तो उनका लड़का वसीम आया, तो मैंने पूछा भी कि तुम कैसे आ गए, तो कहा कि हाँ बस आ गए। तब वो रजिस्ट्री वसीम ने करवाया अपने नाम से। अच्छा ये सुन लीजिए, 2009 में ट्रस्ट बना, 10 में हम ऑलरेडी जुड़ चुके थे उनसे। मुझे बिल्कुल हवा नहीं था कि कोई अमन फाउंडेशन नाम की चीज़ बनी। 2012 में जब मैंने ज़मीन रजिस्ट्री किया तब पता चला कि अच्छा अमन फाउंडेशन भी कोई चीज़ है। अब बात को समझें। फिर चूँकि एक फेथ का मामला था, मैंने कर दिया। 2009 के ट्रस्ट में वो चेयरमैन है लाइफ टाइम और सेटलर भी है। 2012 में जो पेपर बना है उसमें वो सेक्रेटरी अमन फाउंडेशन है और वो सारी पोस्ट खाली थी। और उसने कहा भी था कि अंकल ये तो सारी चीज़ खाली है, अभी तो जस्ट ऐसे के कर दें, ठीक है। अब सवाल है कि सेल डीड कैसे बना, उसमें भी साजिश कि सेल डीड में हुआ क्या कि अगर आप गिफ्ट देते हैं तो 6% उस पर रेवेन्यू लगेगा, सेल करते हैं तो 4% रेवेन्यू लगेगा। तो हमने सोचा यार अपना ही पैसा है, अपनी ही ज़मीन को अपने ट्रस्ट में लिख रहे हैं तो वो भी 2% हम बचा लें। ड्यू टू दैट रीज़न उसको सेल डीड में कन्वर्ट किया गया, ये वजह है। और ये सारा मामला फेथ का है।
और आज भी कहे नहीं कि हमने तो इतना बड़ा, अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप कसम खा लें मैं बिल्कुल अलग हो जाऊंगा, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी किसी के लिए नहीं था। लेकिन उन्होंने सारा एक्सेप्ट किया है और सारी चीज़ें हैं। मीटिंग में जो लोग थे 18-20 आदमी थे पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में भी अच्छे खासे लोग थे, लेकिन उसको छोड़ दिए ना। अब तो पूरी आवाम के लिए ये रिकॉर्डिंग है, आप सुन ले। कुल मिलाकर के ये कहना है कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित कोई कागजात नहीं है, केवल वो मौखिक बयान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो कहा कि जुडिशरी में लड़ने के लिए मेरे पास अभी फिलवक्त नहीं है, कुछ है मेरे पास पॉइंट्स, ठीक है ना, लेकिन बहुत साफ गोई में। अब जाहिर सी बात है सेल डीड है, अच्छा, तो हम ये कहाँ से कर बताइए, सकते हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप अगर आप ही की बात मान लिया जाए फिलहाल थोड़ी देर के लिए, आपके दावे को माना जाए, जी 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 आपने इतना सारा डोनेट करने की बात कहा, वक्त, पैसा, जमीन, सारी चीज, जी जी और बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन बिना के किसी आपने के। कर लिया। जी जी आप जी। एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्या आपको लगा इसके बाद ये कैसे आपने ऐसा कर लिया, कैसे विश्वास? हाँ ये सवाल आपका बिल्कुल सही है। आपके दावे पे सवाल उठ रहा है बिल्कुल। कि आप कैसे कर सकते हैं बिल्कुल। बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के इतना बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे बारे में पता करेंगे, मैं वैसे भी फलाह का काम बहुत सारा करता हूँ, पहले आप समझ लें बात को। और आज भी मैं अपने पर्सनल पैसे से बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ, टेक्निकल कोर्सेज, पैरामेडिकल है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह कितने घर आबाद हैं, और आज भी मैं कर रहा हूँ। और मैं बहुत पहले से करते आ रहा हूँ ये काम। फेथ पे मैंने कहा ना कि फेथ पे लोग करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, फेथ पे अल्लाह एक है, ये भी फेथ का ही मामला है, हमने देखा नहीं है। जाहिर सी बात है ये कौम के लिए, और वैसे आदमी जो, जाहिर सी बात है उन पे कौन नहीं यकीन करेगा जो उनकी पोजीशन उस वक्त में थी। हर आदमी फेथ पे ही काम करता है कि चले आज ना कल पेपर बन जाएगा। फेथ पे हम सब चीज़ करते चले गए, यानी कि गोया के फेथ पे आपने काम किया, अब आप कह रहे हैं कि आपको धोखा मिल गया। बिल्कुल। अब आपके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस भी हो गया है, सामने वाले ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने रंगदारी मांगा, बिल्कुल। और वो रंगदारी नहीं मिला, आपके ऊपर केस हुआ। हो सकता है इसके लिए आप ये अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप अपनी बात रख रहे हो, इस पे आप क्या कहेंगे? और फिर जो केस हुआ है उसको लेकर के आप क्या कर रहे हैं? किस आपने तरह से? देखा होगा कि अभी तक तो हमने कोई काउंटर नहीं किया है, केस पे केस ये करते जा रहे हैं, ठीक है, और अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। और जहाँ तक रंगदारी की बात है तो इतना तो ज़रूर है कि 14 साल से जब इन्होंने एक्सेप्ट किया, पेपर में नहीं है ना, लेकिन जो मीटिंग हुई 18-20 आदमी के सामने वो गवाह है ना। आप उसको छोड़ दिए ना, मैं तो आपको ये रिकॉर्डिंग अभी अब सुना रहा हूँ ना मैं। आप इसमें देखिए ना कि उस जून की मीटिंग में वो सारी चीज़ एक्सेप्ट किए, तब फिर वो एग्जिट प्लान पे आया, और इसी पे इनका बार बार फोकस था कि आप ले करके अलग हो जाएं। लेकिन हम लेने से इनकार कर दिया, चूंकि इनको पता है कि ये रहेंगे तो बार बार इनसे डिस्टर्बेंस हो सकता है, फीस को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो ये नहीं चाहते हैं कि हम उसमें कहीं से भी जुड़े रहें, वो ले दे करके बिल्कुल साइड करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, ताकि मेरा कुछ नहीं। अब आगे क्या प्लान है इस मुद्दे को लेकर के आपका? और आज आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप लीगली अभी तक नहीं गए हैं, तो फिर आपका क्या मतलब? जाएंगे, हम जाएंगे, सब आहिस्ते आहिस्ते जाएंगे। अभी तो मैं देख रहा हूँ, और चूँकि समाजी एतबार से जो हमने किया है एक यकीन पे, समाज को उसका फ़ायदा हो, मैं इस पे कोशिश करता रहूँगा। अब इनकी जो पॉलिसी है कि इनको इन पर केस करके, धमका के, इनको डरा करके खामोश कर दें, वो तो बिल्कुल होगा नहीं, ये तो समझ लें। हाँ, जाहिर सी बात है हिंसा को हमने कभी प्रेफर नहीं किया है, लड़ाई झगड़ा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं समाजी तौर पे, अखलाकी तौर पे ये काम मैं करूँगा। और जहाँ तक पेपर की बात है तो मैं उस पर भी जाहिर सी बात है राय मशवरा मैं लूँगा कि कैसे कि इसको किया जाए, और जिस मकसद के तहत खोला गया है वो मकसद पूरा होना चाहिए। चूँकि देखिए इसका जो खोला गया है इसमें कोई बेनिफिशियरी नहीं होगा, इसी मकसद के तहत खोला गया है। आज बेनिफिशियरी उनका लड़का है, कल हो करके, चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि उबैद साहब बहुत ऑनेस्ट हैं, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उबैद साहब के बाद उनका लड़का क्या करेगा? सेटलर तो वही है, लाइफ टाइम चेयरमैन भी वही है, और सारे घर के लोग ट्रस्टी हैं, तो चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? उनका लड़का तो कुछ कर नहीं सका अपनी ज़िंदगी में, तभी तो इसको आगे बढ़ाया है। अब उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैं एक एक करके जवाब दूंगा जी, पॉइंट वाइज करके है कि सबसे पहले उसने कहा कि निजी संपत्ति है, तो कंट्राडिक्शन यहीं पे है कि उनके वालिद या वो लोग एक्सेप्ट किए हमारी सारी चीज़ों को। आप उसको छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं दिया। एक एग्जांपल दे रहे हैं,
इसी बस्ती के लोगों ने अच्छा खासा उनको डोनेट किया है। सालिम साहब ने ज़मीन दिया 4 कट्ठा, इंपॉर्टेंट ज़मीन है। नैयर ने पैसा दिया, हर साल देता है। ये तो 2 हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग देते हैं। तो कंट्राडिक्शन तो यही हो गया ना कि निजी संपत्ति कहाँ से आ गई। बाकी जो मेरा मामला है, जो हमने इतना कुर्बानी दिया, वो भी है सामने में। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना कि एक तरफ वो कह रहा है कि निजी संपत्ति है और दूसरी तरफ वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, रिटर्न में भी एक्सेप्ट कर रहा है और वर्बली भी एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें है। और ख़ुद उसमें उसने कहा भी है कि सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का योगदान है। ये खुद वसीम ने भी कहा है। तो निजी संपत्ति कैसे हो गई, पहला सवाल। दूसरा है कि इन्होंने कहा मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं। पिछले 5 साल में जब शुरुआती दौर था तो उस वक्त कमेटी भी थी, मैनेजमेंट कमेटी भी थी, और उसमें मास्टर आसिफ साहब, मास्टर इस्लाम कामिल साहब, ये लोग, मास्टर शाकिर साहब, ये सारे लोग मैनेजमेंट में थे। हमारे साथ मीटिंग होती थी और ये उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये भी मैं बता दूं, ठीक है, आप उन लोगों से पूछिए। लेकिन वसीम के आने के बाद ये सारी चीज़ ख़त्म हो गई। कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं, कोई गांव के लोग नहीं, कुछ नहीं, चूँकि उसको अपना करना था। तो मैनेजमेंट से अलग तो कभी हम रहे ही नहीं। शुरू में मैं हमेशा आता था, कभी कभी, जाहिर सी बात है मैं दिल्ली में था तो रैंडमली इंस्पेक्शन करने आता था। अभी भी 1 साल पहले मैं गया था तो सारे क्लास में मैंने इंस्पेक्शन किया रैंडमली। टीचर्स हैं, कैसा चल रहा है बच्चों का क्लास, आप कैसा पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रही हैं, अच्छा चल रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चलता रहा, ठीक है। अभी 1 साल पहले भी बात हुई थी उबैद साहब से कि भाई जो भी कमियाँ हैं, उबैद साहब चूँकि हम कंप्लेन करते थे तो उबैद साहब कहते थे कि ठीक है जो भी कमियां हैं, अब हम भी आ रहे हैं, आप भी आइए। अभी 1 साल पहले उनको दूर किया जाएगा, लेकिन आने के बाद तो देख ही रहे हैं कि ये सब क्या हुआ। देखा होगा कि मैं ही बात करूंगा, मैं ही सब कुछ हूँ, यानी अमन एकेडमी का चेयरमैन है ना, अमन फाउंडेशन का। तो जाहिर सी बात है वो हमारा तो उनसे लेना ही देना नहीं है, उनके वालिद से लेना देना है ना, हमारे तो उनसे रहे ना। अब ये सब जो मामला हुआ तो इन्होंने धमकाना शुरू किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, हमारे फादर IAS हैं, अपने लोगों को प्लांट किया, वो लोग धमकाता था, बहुत सारी चीज़ें हैं, फेसबुक पे भी है, अलग अलग इंडिविजुअली सबको धमकाना कि ऐसा नहीं करो, खामोश हो जाओ, तुम पे केस कर देंगे, वसीम केस कर देगा। ये प्रिंसिपल भी ऐसा करते थे, बोलते थे लोगों को, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को धमकाना। एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण बना दिया गाँव में डर का, खौफ का कि मत पूछे। और कई लोगों पर उसने डिफर्मेशन किया, कई लोगों पर उसने केस भी किया। सिर्फ ये कि लोग डर जाएं, खामोश रहें, एक अजीब मैंने भयभीत लोगों को कर दिया है, एक अजीब माहौल बना दिया। सिर्फ ये कि हमारे फादर IAS हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, ठीक है, इस तरह का एक माहौल बनाया और लोगों को दबाने की कोशिश किया। वो हम अपने मुफाद के लिए या तो किया है या रंगदारी के लिए किया है। तो मुफाद तो आप देख ही रहे हैं कि 14 साल में हमने दिया ही है, लिया तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मुफाद कहाँ से आ गया। जहाँ तक रंगदारी की बात है तो अगर कोई रंगदारी मांगता है या कोई रंगदारी लेता है तो एक वही स्कूल है, गांव में तो और भी स्कूल चल रहा है, आप समझ रहे हैं ना। 14 साल से तो नहीं मांगा, आज मैंने सवाल कर दिया तो आज मैं रंगदार हो गया, ठीक है, रंगदारी मांग लिया। अब सोच ले कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, चूँकि मुझे उनको शांत करना है, मुझे खामोश करना है, इसी वजह से उन्होंने मुझे साइड रखा और ये केस हम पे किया। उस केस में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आखिरी सवाल, अभी आप जो बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो समाज में आपका क्या कहना है, समाज क्या कह रहा है अभी आपके साथ। समाज ही का तो कहना है कि भाई इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और समाज का ही एक तरह से दबाव है कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मीटिंग भी जो हुआ था वो हमने नहीं किया था, आवाम ने किया था, ठीक है, ये अवाम की तरफ से मीटिंग थी, हमारी तरफ से नहीं थी। एक सवाल का जवाब दीजिए, अब आपको इसमें क्या हल नज़र आ रहा है, क्या होना चाहिए जो बेहतर हो सकता है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए अब इसमें। इसमें जाहिर सी बात है ये अमन एकेडमी वर्सेस अवाम है, अवाम के साथ हम खड़े हुए हैं, चूँकि ये अवाम के लिए है, हमारी तो लड़ाई है नहीं। जब अवाम आपके साथ है तो फिर दिक्कत क्या है, इतना समाज कितने बड़े लोग करेंगे, दिक्कत क्या सब हैं, इसीलिए तो कहेंगे ना कि ये एक खुद एहसास करें कि अवाम इनके साथ कहाँ खड़ा है और हमारे साथ कहाँ खड़ा है। मैक्सिमम मोर देन 90% लोग इनके खिलाफ बस्ती में भी हैं, इलाके में भी हैं। अब चूँकि जाहिर सी बात है दोनों आदमी गांव के हैं तो बैलेंस में भी हैं लोग, ठीक है, लेकिन खुल करके समाज इनके पास आप पूछिए कि कोई 10 आदमी इनके साथ खुल करके हो, नहीं है, कोई नहीं है इनके साथ।
सर हमारा हम समाजी दबाव बनाएंगे, अखलाकी दबाव बनाएंगे। जिस मकसद के तहत खोला गया है उस मकसद के तहत हम चाहेंगे कि आवाम को फायदा हो। एक चीज बताइए सर कि आपने आवाम में बैठक कर ली है, आप सफल नहीं हो पाए जो आपका मकसद इलाके था का बनाने का, तो अब लैंड एक्विजिशन और प्रॉपर्टी का मामला आपका बनता है। इसके लिए अगला कदम क्या होगा आपको? समाजी ही दबाव डालेंगे, समाजी ही दबाव डालेंगे। जैसे अभी है ना, इलाके के लोगों का दबाव है कि एक मीटिंग अभी आप करें जिसमें सारे इलाके के लोगों को बुलाएं। अगर आप वहाँ भी सफल नहीं होती, बात नहीं बन पाती इन केस, तो क्या कोर्ट करोगे? वो जाहिर सी बात है, फिर वो हमारे पास है पॉइंट्स। हम भी तो आखिर किसी लीगल के एडवाइस में तो हैं ही ना। ये लास्ट में हम जाएंगे और जाहिर सी बात है हम जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये चाहेंगे हमें खामोश करना, हम खामोश नहीं हो सकते हैं, चूँकि मैं कहीं से गलत नहीं हूँ। पहले मैं अखलाकी तौर पे, समाजी तौर पे दबाव पे करें, और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है ना, सारी चीज़ एक्सेप्ट किया है। ये सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, 2 मीटिंग हुई है, 20 आदमी के साथ एक्सेप्ट किया है। तो हम अभी अखलाकी ही तौर पे जाएंगे। जब नहीं जाएंगे तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा। मैं एक नहीं 2-4 करना होगा, मैं करूंगा। साहब और ये क्या कहते हैं शब्बीर साहब के बीच जो बैठक थी तो उसमें 5-5 लोग दोनों तरफ से आए थे। तो शब्बीर साहब जो है मुझे बोले कि आप जो है ट्रस्ट का आपके पास आइडिया है तो आप आइए उस मीटिंग में। तो हुई थी ये बैठक? वो उवैस भाई के घर पे हुई थी। फिर क्या की बात है ये 2-3 महीना पहले, डेट एग्जैक्ट याद नहीं। क्या हुआ उस बैठक में? उस 2-3 महीना पहले? हाँ 3-4 महीना हो गया होगा, 3 महीना हो गया होगा। तो उस मीटिंग में ये हुआ कि वहाँ वो जो है रखे, एक जो है इनको लीगल नोटिस दिए थे। ये जो कुछ जो रखे थे उसी पर लीगल नोटिस, उसी पे वसीम ने डिस्कस किया। तो लास्ट में ये जो है कि ये वहाँ पर डिसाइड हुआ कि 17 कट्ठा 4 धूर ये रजिस्ट्री किए। तो उनसे उवैस भाई और वसीम से कि रजिस्ट्री करने की ज़रूरत नहीं थी। जब स्कूल खोलना था तो आप जो है 30 साल का जो है लीज डीड कर देते तो इनकी प्रॉपर्टी बची रहती। तो पता नहीं ये वो क्या इंटेंशन से। तो इनसे हम पूछे कि अगर ये है कि पूरे फैमिली के लोग थे तो समाज से आप लोगों से पैसा क्यों लिया? अगर करना था तो प्रोफेशनल करते, जैसे और स्कूल जैसे बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल है, वो जो है ट्रस्ट के जरिए वो भी चल रहा है, लेकिन वो पैसा खुद लगाए हुए है। तो वहाँ पर जो है पूरे सुनने के बाद उनका बेटा बोला कि लास्ट में एग्जिट प्लान जो है कीजिए। वहाँ पर डिस्कस हुआ कि नहीं, सीट दे दिया जाए, जो बेनिफिट हो उसमें इनको उतना सीट दे दिया जाए। उतने में जो है ये अपना ये बोले कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको ट्रस्ट में भी नहीं रखिए, लेकिन मेरा परसेंटेज सीट डिसाइड कर दीजिए जो हम बच्चे को फ्री पढ़ा सकें। जो इलाके के गरीब लोग हैं वो अगर मुखिया ये सरपंच या जिला परिषद रिकमेंड कर देते हैं या गांव के गणमान्य लोग रिकमेंड कर देते हैं तो वैसे लोगों को हम फ्री पढ़ाएंगे या 50% कम करेंगे या 25। लेकिन वो फाइनल जो है उस मीटिंग में सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला। यानी कि अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि शब्बीर साहब ने जो दावे किए हैं अमन एकेडमी को लेके, जमीन देने के या जो भी चीज़ को, इन चीज़ों को क्या उस मीटिंग में उवैस साहब ने एक्सेप्ट किया? उनके लड़का ने एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट किए थे, सब कुछ एक्सेप्ट किए। सिर्फ एक में जो है कन्फ्यूजन था कि जो गेट पर जो 2 कट्ठा ज़मीन है उसमें जो है पैसा ये कितना दिए और वो कितना दिए इसकी क्लियरिटी नहीं है। न इनके पास क्लियरिटी थी न उनके पास क्लियरिटी थी। कितने लोग थे? लगभग जो है टोटल इलाके के जो है 20 लोग के लगभग रहे होंगे उनके बीच में। जी जी, इनसे हम पूछे भी, उसके बाद पूछे कि इंटेंशन जो है। नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद सगीर नाम हुआ, वैसे गुड्डू के नाम से सब जानते हैं। उस बैठक की कोई लिखित, मेरा घर छतवन है। उस बैठक की कोई लिखित नहीं हुई? नहीं, लिखित नहीं हुई, कंक्लूजन नहीं निकला। वो एग्जिट और सीट पर जो है वो रहा कि नेक्स्ट मीटिंग होगी। शब्बीर और ओवैसी साहब की जो बैठक हुई थी ओवैसी साहब के घर पे, क्या हुई थी बैठक और क्या चर्चा चला उसमें? देखिए, जिस बैठक में मैं मौजूद था उस बैठक में सीट को लेकर के, एग्जिट प्लान को लेकर के बातचीत हुई, जिसमें ओवैस साहब ने इनकी सारी बातों को एक्सेप्ट किया, जो इन्होंने ज़मीन के बारे में कहा, अपनी मेहनत के बारे में कहा, या फिर स्कूल के निर्माण में अकेला मैंने मेहनत करके उसको बनाया उसके बारे में कहा। सब चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन उनका लड़का जो है उनको उनकी ओवैस साहब की एक भी बात नहीं मानी। सीट की बात हुई, इन्होंने कहा कि 100 सीट हमको चाहिए। उनका लड़का 10 सीट देने के लिए तैयार हुआ। फिर जो लोग मौजूद थे वहाँ पर
उन्होंने बात करके 50 सीट प्लस हर साल 5 सीट की बात की 10 साल में जाकर के इनको 100 सीट पूर जाएगा और उसके बाद क्लोज हो जाएगा। लेकिन ओवैस साहब बाद में 30 सीट पर आमादा हुए और उनका लड़का देने से इनकार किया। इतनी बात पर जो है ये सब मामला ख़त्म हुआ। जब इनका कुछ नहीं था उसमें दिया हुआ तो फिर ये सीट की बात पर 10 सीट पर सही तैयार कैसे हो गए? इनका कुछ था तब ना वो तैयार हुए। तो इस तरीके की वहाँ पर बात हुई थी। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस सागर, कहाँ घर है सर? लवाम। देखिए, अवामी नज़रिए का मामला यह है कि अवाम तो हमेशा अपना फ़ायदा देखेगी, सोचती है। शुरू से ये मामला देखा जा रहा था कि वो फाउंडेशन अमन एकेडमी जो बना, तामीर जो उसकी हुई सिर्फ इसलिए हुई कि जो गरीब बच्चे हैं, दबे कुचले हैं, किसी भी वर्ग के, ये नहीं कि मुसलमान के ही, वो वहाँ पढ़े। पैसे से तो कोई भी कहीं भी पढ़ा लेगा, ठीक ना, इस हैसियत से बना। लेकिन जब चलते चलते मामला ये यहाँ तक आया है तो आवाम के बीच ये मामला है, तो आवाम तो हक के साथ हमेशा खड़ी रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। और ये मामला यहीं तक नहीं रुका, ये इनका मामला ये हो गया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्होंने डराने धमकाने के लिए लोगों पे केस करना शुरू कर दिया। जैसे मुझ पर भी केस किया इन्होंने और कहीं ना कहीं थाना को मैनेज करके मुझे जेल भी भिजवा दिया, ठीक ना। आप पे किस जी ना, आप किस चीज़ में जेल गए? उन्होंने भिजवाया जो 366/14 में जो मामला है हुआ, एक्सटॉर्शन का हुआ, उसमें मेरा नाम दिया, जबकि मैं पूरे मामले में कहीं नहीं आया। आवाम हूँ, हक के साथ खड़ा हूँ, तो इसलिए उन्होंने डराने का काम किया, जबकि उनको ये पता नहीं है कि मैं 14 साल की उम्र से केस लड़ रहा हूँ और मुझे डराने का काम कर रहे हैं वो। उनके लिए मेरे पास एक शेर याद आ रहा है, अभी इत्तेफाक से याद आ गया कि उनकी तारीफ़ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी, पारसा बन रहे हो वैसे जैसे गंगा नहाए हुए। एक तरफ शराफत का लिबादा ओढ़े हुए हैं चेयरमैन के, जो अमन एकेडमी के फाउंडर जो हैं, सरपरस्त आला जिनको कह लीजिएगा, उनका एक तरफ जो है आवाम के सामने शराफत का लिबादा, ईमानदारी का लिबादा कह लीजिए, वो पहने हुए हैं। और दूसरी तरफ देखिए तो यतीम मिस्किन इन लोग का हक दबा के, चूँकि फंड जो कोई ना कोई दे रहा है वो आपके नाम पे नहीं दे रहा है, गरीब के नाम पे दे रहा है। तो गरीब का तो कहीं यहाँ जिक्र भी नहीं है। और राइट टू एजुकेशन का जो मामला है उसमें भी 25% आप नहीं किसी को पढ़ा रहे हैं, तो ये गरीब को कहाँ से आप पढ़ाइएगा? क्या कहते हैं आप लोग, गांव के स्थानीय लोग हैं, जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है, आप लोगों ने अवामी मीटिंग में भी हिस्सा लिया होगा, आज भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं शब्बीर साहब के, कैसे देखते हैं इस मामले को आप लोग, और आप लोग क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग को बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारे ही गांव के दोनों व्यक्ति हैं और काफ़ी सलाहियत वाले, एजुकेटेड हैं, और इनकी ही वजह से हमारे गांव की इज्जत जा रही है, जो पूरे इलाके, क्या पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। न्यूज़ इधर से हो रहा है, उधर से हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है। लेकिन स्कूल का जहां तक ताल्लुक़ है, हम लोग आज से नहीं, शुरू से जानते हैं कि ये स्कूल जो कायम हुआ है गरीबों के लिए कायम हुआ है। एक तो कम पैसे में पढ़ाया जाएगा, और जो गार्जियन बिल्कुल पैसा नहीं दे पाएंगे उनके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ये हम लोग को नॉलेज है, हम लोग जानते हैं, जब से शुरू है तब से जानते हैं। तो सवाल ये है कि दोनों का मुआहदा था, सब जान रहे थे कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। शुरू में तो लोग जानते ही नहीं थे उवैस साहब को, उसका कारण बता रहे हैं आपको। क्योंकि पूरी बिल्डिंग बनाया, जो भी मतलब फाउंडेशन डलवाए हैं, शब्बीर साहब मौजूद होकर डलवा रहे थे। उवैस साहब तो अपना ड्यूटी में थे, वो यहाँ रहते नहीं थे, बाई चांस आते थे। तो इन पे तो एक्सटॉर्शन का आरोप लग गया है सुनने में। ये तो बेबुनियाद मानते हैं हम, इसलिए कि जो आदमी सब जानता, पूरा आवाम जानता है, कम से कम 90 से 95% लोग ये बताएगा कि शब्बीर साहब ने ज़मीन डोनेट किया है, तभी ये स्कूल कायम हो पाया है, रजिस्टर्ड हो पाया है। तो जो करोड़ों रुपया देगा वो 50,000 का जो कमीशन मांगेगा किसी से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें